सुबह भोर में ही नीलम को उठने की आदत थी। वह भोर में ही उठ जाती है और एक संस्कारी बहू के जो भी काम होते हैं वह सब करती है। और उसका ससुराल और ससुराल वाले सभी उससे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि वह दिन भर सबको अच्छे अच्छे भोजन, अच्छी व्यवस्था, किसी को कोई भी काम करने में असुविधा नहीं होती थी। सब कुछ नीलम संभाल लेती थी। और रंजना जी आती हैं तो देखती हैं घर भी बिल्कुल चमकता हुआ साफ सुथरा और हर चीज व्यवस्थित। तब वह मन ही मन सोचती हैं कि जो भी हो, ये मिडिल क्लास लड़कियां बहुत अच्छे से घर संभालती हैं, बिल्कुल सर्वेंट टाइप। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। इस बीच नीलम कहीं भी जाने की जिद भी नहीं करती थी। ना कुछ खरीदना, ना कुछ शॉपिंग वगैरह, कुछ भी करना नहीं चाहती थी। हाँ, बड़ी माँ के साथ वो मंदिर चली जाया करती थी। कभी कभी बड़ी माँ यदि उसे कुछ दिलाना भी चाहती तो वह यही कहती थी कि मुझे जरूरत नहीं है बड़ी माँ। और वह बहुत सिंपल रहा करती थी और प्लेन या हल्की फुल्की शिफॉन की साड़ियाँ उसकी पसंद थीं और वही पहना करती थी। इधर अर्जुन अक्सर नायरा और अपने दोस्तों से मिला करता था। बातों ही बातों में नायरा कहती है, वह घर के काम, ये तो सर्वेंट लोगों का काम है और मुझे तो पानी बॉईल करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। और मेरे मम्मी पापा इतने वेल मेंटेड पैसे वाले हैं, मुझे क्या जरूरत है घर के काम करने की। मैं तो दिन भर दोस्त में पार्टीज और यही सब शौक है मेरे। इसके बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। कैसे पता नहीं, कुछ औरतें लड़कियां होती हैं, दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती हैं। और अर्जुन वहीं दूसरी टेबल पर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। अचानक ही उसे नायरा की ये सारी बातें सुनाई देती हैं जो वह अपनी फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और ना चाहते हुए भी अर्जुन के मन में उस पल नीलम का ख्याल आ जाता है और वह जैसे कहीं खो जाता है। नीलम की प्यारी सी सूरत, उसकी सौम्यता, उसकी प्यारी सी मुस्कान, उसके धीमे बोलने की आदत, किसी पर भी गुस्सा न करने की आदत, ये सारी बातें अर्जुन के दिमाग में घूम जाती हैं। और वह बैठे बैठे ही हौले से मुस्कुरा देता है। उसको मुस्कुराते देख राज कहता है, क्यों भाई, क्या बात है? अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? किसी को याद कर रहे हो क्या? तब वह कहता है, हाँ याद तो कर रहा हूँ, पर किसे, ये बाद में बताऊंगा। और सब हंसने लगते हैं और अर्जुन अपने घर आ जाता है। अर्जुन इधर ऑफिस का काम भी बहुत अच्छे से संभाल रहा था। ऑफिस में बिल्कुल भी पंक्चुअलिटी और वर्क की रनिंग बहुत अच्छी जा रही थी। इस बीच 2 महीने और गुजर जाते हैं। इन सब से रत्नेश अर्जुन से बहुत ही खुश थे। बस रत्नेश जी और बड़ी माँ यही चाहते थे कि इन दोनों के बीच जो भी ये मनमुटाव है वह दूर हो जाए। और शायद भगवान भी उनकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि आज अर्जुन नायरा और नीलम दोनों को ही अपने मन के तराजू में तौलने लगा था। हर तरफ से उसे नीलम का ही पलड़ा भारी दिख रहा था। और यही वजह थी उसकी अपने दोस्तों के पास बैठकर मुस्कुराने की, क्योंकि उसके पास नीलम को काटने की कोई भी वजह नहीं थी। तब वह एक दिन राज को फोन करता है ऑफिस से और कहता है कि यार मुझे तुमसे मिलना है। तो वह कहता है, अरे हम लोग तो अक्सर ही मिलते हैं, आ जाओ सब मिलते हैं, बैठते हैं, पार्टी करते हैं। तब अर्जुन कहता है, नहीं, मैं सबके साथ नहीं मिलना चाहता, मैं सिर्फ तुझसे मिलना चाहता हूँ। मुझे तुझसे कुछ जानना है, कुछ अपने दिल की बातें शेयर करनी है। तब राज कहता है, वाह, यानी कि कुछ गहरी बात है। तब अर्जुन कहता है, हाँ ऐसा ही समझ लो। तब वह कहता है, ठीक है, तू एक काम कर, मेरे घर आ जा आज शाम को। और अर्जुन शाम को ऑफिस से आज जल्दी निकल जाता है और राज के घर चला जाता है। वहाँ राज की माँ भी अर्जुन से मिलकर बहुत खुश होती हैं, क्योंकि वह तो बहुत अच्छे से जानती थीं। फिर वह अर्जुन को राज के साथ लॉन की तरफ जाते हुए देखती हैं तो कहती हैं, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए जूस भिजवाती हूँ। राज के साथ अर्जुन जब बैठता है लॉन में, तब राज पूछता है, अब बता कि तेरे दिल में किस बात को लेकर कशमकश चल रही है। तब वह बताता है, यार मैं शुरू से जब से इंडिया आया हूँ, नायरा मेरी दोस्त बनी, नायरा को मैं पसंद करने लगा। बस एक दोस्ती थी कि मैं उसे पसंद करता था और हर जगह वह मेरे साथ रहती थी। उसका कल्चर मेरी मॉम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है और इसलिए शायद थोड़ा बहुत मॉम भी उसे पसंद करती हैं। वह मुझे बहुत प्यार करती है और मेरे बिना नहीं रह सकती। न जाने क्यों मैंने उसे कहा कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं आती यार, क्या करूँ। फिर कहता है,
पर इसका उल्टा, आजकल मुझे नीलम के बारे में सोचना अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पहले तू पूछ रहा था ना कि मैं अकेले अकेले हंस क्यों रहा हूँ, लेकिन उस दिन नायरा ने जो कहा कि वह पीछे नायरा अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, उसी की बातों को सुनकर मैंने नीलम को उसकी जगह रखकर देखा, तो हर मायने में नीलम का किरदार ही मुझे सही लगा। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तब राज कहता है, वाह, तो ये बात है, यानी कि भाभी जी ने धीरे धीरे दस्तक देनी शुरू कर दी है आपके दिल पर। तब अर्जुन कहता है, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं तो उससे बहुत कम बात करता हूँ, जितनी जरूरत होती है उतना ही। और वह भी कभी कोशिश नहीं करती, वह भी नहीं जानती, मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, घर में एक शांत और अच्छा वातावरण मैं महसूस कर रहा हूँ, ये बात तो है। उसके आने से बहुत कुछ बदला है मेरे घर में, और जो अच्छा बदलाव है। तो राज कहता है, तूने अपने मोबाइल में उसका फोटो रखी है क्या? आज तक तो कभी भाभी जी की सूरत भी नहीं दिखाया। तब अर्जुन कहता है, कभी लगा ही नहीं कि मुझे उसकी फ़ोटो लेनी चाहिए या अपने पास रखनी चाहिए। अब तूने कहा है तो देखता हूँ कोशिश करके, एक आध फ़ोटो अगर ले लूँगा तो तुझे दिखाऊँगा। तब राज कहता है, अरे फ़ोटो तो देख ही लूँगा मैं, मिलवा कब रहा है ये बता। वो कहता है, मिलवा भी दूँगा, आजा किसी दिन घर मिलवा देते हैं। उनकी तारीफ तेरे मुँह से सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वह खाना भी बहुत अच्छा बनाती होंगी। तब वह कहता है, हाँ, लाजवाब बनाती है। तो राज कहता है, वाह वाह, तब तो सही है, क्योंकि मैंने बड़ों से सुना है कि दिल तक जाने का रास्ता पेट से ही होकर गुजरता है। और दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी राज की माँ जूस भिजवाती हैं सर्वेंट के हाथ में, और वह लोग जूस पीने लगते हैं। जूस खत्म करने के बाद कुछ देर और बैठता है, अर्जुन बातचीत करता है। फिर अर्जुन कहता है कि अच्छा यार, अब मैं चलूं, पता नहीं क्यों आजकल घर रहना अच्छा लगता है। और आज भी उसे हंसकर विदा करता है। आज अर्जुन ऑफिस से जल्दी निकला था, राज के यहाँ करीब 1 घंटा रहा, और वहाँ से वह कहीं और आज जाने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। वह सीधे घर आ जाता है। तो शाम के 5 बजे के करीब तो कभी अर्जुन घर आता ही नहीं था, तो किसी को भी इस समय अर्जुन के आने की खबर नहीं थी। और नीलम बाहर बगीचे में फूलों के पौधों से पुराने पत्ते हटा रही थी, पानी डाल रही थी, पेड़ों की देखभाल कर रही थी। बड़ी माँ अपने कमरे में रामायण के भजन सुन रही थी, और चंपा उनके पास ही बैठी उनके पैरों की मालिश की तैयारी कर रही थी। और बाबूजी और रंजना जी तो घर में थे नहीं। वह ऊपर आकर वॉशरूम से फ्रेश होकर आता है, हाथ मुंह धोकर, टी शर्ट और लोअर पहनकर बालकनी में इजी चेयर पर अपना फ़ोन लेकर बैठ जाता है। और तभी उसे नीचे लॉन में सफ़ेद फूलों के बीच हल्के लेमन कलर की शिफॉन की साड़ी में नीलम दिख जाती है, और हवा से उसका प्लेन आंचल उड़ता रहता है। और उसके सुनहरे थोड़े थोड़े कर्ली बाल खुले हुए थे, गले में सिर्फ पतला सा मंगलसूत्र, आंखों में काजल और कानों में मोतियों के झुमके। और वह थोड़ी सी तिरछी होकर खड़ी थी, इसलिए उसके बाल एक तरफ को ढलके हुए थे, और उसके सफ़ेद मोतियों जैसे दांत दिख रहे थे। और वह फूलों पर मंडराती हुई तितलियों को झुककर देख रही थी। और तभी अर्जुन जूम करके उसके कई सारे फोटोज ले लेता है, और नीलम की वह फोटो इतनी सुंदर आई थी कि उसके आगे हीरोइन भी फेल। हाँ, उसके हाथों में खनकती चूड़ियाँ भी एक फोटो में बहुत अच्छी सी आई थीं, जब वह आम के लगे पौधों से उसके बौर को देख रही थी पकड़कर, थोड़ी डाली नीचे झुकाकर। और इनमें से कुछ फोटोज वह राज को भेज देता है, और राज इस फोटोज को देखकर तुरंत ही उसकी रिप्लाई आती है, अरे यार, इतनी सुंदर भाभी के होते हुए तू कहाँ नायरा के पीछे भाग रहा है? वह तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। वह सिर्फ मेकअप और स्टाइल के बल पर सुंदर दिखती है, और प्रकृति की सुंदरता देखनी है तो भाभी जी उसकी सबसे अच्छी उदाहरण है। अर्जुन उससे कहता है, मैसेज पर ही बात होती है दोनों की, तो क्या मैं नीलम को अपने दिल की बात बताऊं? उधर से राज मैसेज करता है, हाँ, तो इंतजार किस बात का है? तब वह कहता है, फिर वह मैसेज लिखता है, लेकिन मुझे बहुत झिझक हो रही है, और पता नहीं वह एक्सेप्ट करेगी या नहीं, वह मेरे दिल की बातें समझेगी या नहीं। फिर कहता है, क्योंकि अब 5 महीने होने को आए हमारी शादी के, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। तब फिर से मैसेज करता है राज, अरे, अब तक अच्छा बिहेव नहीं किया तो अब कर लेना यार। और मेरे ख्याल से
तू उन्हें बताएगा तो वह भी खुश होंगी सुनकर। फिर वह पूछता है कि क्या उनके किसी भी काम से या उनके व्यवहार से तुम्हें लगता है कि वह तुझे छोड़कर जाना चाहती है। तब अर्जुन कहता है, नहीं यार, वह तो दिलो जान से इस घर वालों की, घर की सेवा करती है और सबका ख्याल रखती है। यहाँ तक कि मैं बात नहीं करता ज्यादा, तब भी वो मेरा भी ख्याल रखती है। मुझे कब क्या चाहिए सब उसे पता होता है। तब राज कहता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। जितनी जल्दी हो सके तुम लोग आपस में अपनी ये बातें क्लियर कर लो। फिर राज कहता है, एक काम क्यों नहीं करते तुम, कुछ दिनों के लिए तुम दोनों कहीं बाहर घूमने चले जाओ। दोनों एक साथ रहोगे तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। तब मौका देखकर तुम अपने दिल की बात उन्हें बता देना। अर्जुन को जब कहता है राज कि नीलम को लेकर कहीं बाहर जाने के लिए, उसके दिमाग में ये बात जम जाती है और वह सोचता है कि इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन वह इसी ऊहापोह में फंसा रहता है कि वह कैसे कहे, और वह इसी सब में सोचते सोचते कई दिन बिता देता है। जब बड़ी माँ एक दिन कहती हैं, जाओ तुम कहीं बहू को लेकर घुमा कर ले आओ। 1 महीना हो गया वह कहीं घर से बाहर नहीं गई। तब अर्जुन कहता है, ठीक है बड़ी माँ, जैसी आपकी इच्छा, बस वो भी मेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाए। बड़ी माँ चंपा को आवाज देती हैं और कहती हैं, जाओ बहू से बोल दो कि रसोई का काम छोड़े और जाकर तैयार हो जाए। अर्जुन के साथ उसे बाहर जाना है। और हाँ, उन लोगों को बोल देना कि वो रात का खाना बाहर ही खाकर आएं। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर आते हैं। अर्जुन तो बहुत खुश होता है। नीलम का कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भाव नजर ही नहीं आता। अर्जुन कहता है उसे चलने के लिए, तो वह बड़ी माँ को पूछकर अर्जुन के साथ आकर गाड़ी में बैठ जाती है। फिर अर्जुन उसी से पूछता है, तो कहाँ चलने का विचार है। अर्जुन की ओर देखे बिना ही वो बोली, मुझे क्या पता, घूमने का प्रोग्राम आपने बनाया था, अब आप ही जहाँ ले चलेंगे मैं चलूंगी। अर्जुन कहता है, ओके ठीक है, मतलब ये तो बता सकती हो आप कि भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद है या सिर्फ अकेले। फिर आगे कुछ नहीं बोलता और तिरछे होठों से मुस्कुरा देता है। नीलम भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा सा लाल हो जाता है शर्म से और वह खिड़की से बाहर देखने लगती है। अर्जुन एक बहुत बड़े मॉल के सामने गाड़ी रोकता है, उसे कहता है नीचे उतरो। वो गाड़ी से उतरती है और वह गाड़ी पार्क करके आता है और उसे साथ ले जाता है। वो दोनों ऊपर मॉल में चारों तरफ घूमते हैं, देखते हैं, और फिर एक साड़ी की शॉप पे नीलम को ले जाता है। नीलम कहती है, यहाँ आप क्यों लाए हैं। अर्जुन कहता है, जाहिर सी बात है, मैं तो साड़ी पहनता नहीं हूँ, जो साड़ी पहनता है उसी के लिए कुछ लेना है, इसलिए आया हूँ। और हंसने लगता है तो नीलम भी मुस्कुरा देती है। तब अर्जुन कहता है, अपने लिए कुछ पसंद कर लो। वो कहती है, मुझे कुछ नहीं लेना। वो कहता है, पहली बार तुम्हें लेकर बाहर आया हूँ, कुछ लेकर नहीं जाएंगे हम लोग तो बड़ी माँ गुस्सा करेंगी, और मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दिलाऊं, पसंद कर लो जो पसंद है। नीलम फिर साड़ियाँ देखने लगती है और एक खूबसूरत साड़ी पसंद करती है। उसमें क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी थी, ऊपर मरून धागे से खूबसूरत कढ़ाई की गई थी। अर्जुन साड़ी को उसके हाथ से लेकर देखने लगता है और कहता है, ये साड़ी आपने पसंद की है, अच्छी है वैसे आपकी पसंद, लेकिन कलर थोड़ा डल नहीं लग रहा। तो नीलम सर झुकाकर हंसने लगती है और कहती है, ये बड़ी माँ के लिए ले रही हूँ। अर्जुन, तब तो ठीक है, बड़ी माँ को बहुत पसंद आएगी। नीलम ब्लू कलर की साड़ी पसंद करती है। इसमें बैट से और जरी से छोटे छोटे फूल बने थे, बहुत खूबसूरत लग रही थी वो साड़ी। वो उसे ले लेती है और दूसरी तरफ अर्जुन का ध्यान उस साड़ी पर जाता है जो एक डमी ने पहनी हुई थी। वो रेशमी साड़ी गुलाबी और ग्रे कलर के शेड में बंदेज साड़ी थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो साड़ी देखते ही निकलवा लेता है और अलग रखवा देता है। वह देखता है कि नीलम का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, और फिर नीलम रंजना जी के लिए भी एक साड़ी पसंद करती है और लेकर सारी पैकिंग नीलम बाहर निकलती है और अर्जुन बिल पे करता है। उस समय वह अपनी पसंद की उस साड़ी को भी पैक करा लेता है और लेकर आ जाता है। नीलम की साड़ी को उसने अलग से पैक करवा लिया और वो पहले ही कार पार्किंग की तरफ निकल जाता है और उसे कार में छुपा देता है और वापस आता है। नीलम तब तक वहीं खड़ी थी, कहती है, आप कहाँ चले गए थे।
तो वो कहता है, मैं बस जरा सा बाहर गया था, एक जरूरी फोन कॉल था, यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा था। नीलम कहती है, अब हम लोग चलें, काफी देर से यहाँ घूम रहे हैं। अर्जुन कहता है, कुछ और लेना है? तो वह कहती है नहीं, और दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर अर्जुन उसे एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में लेकर पहुंचता है। वो पहली बार किसी इतने बड़े होटल में आई थी, थोड़ी सी नर्वस थी। अर्जुन उसे देखकर समझ जाता है, वह उसका हाथ थाम लेता है। वो उसकी तरफ देखती है तो वो और जोर से अपनी उंगलियों को उसकी हथेली में फंसा लेता है। नीलम के साथ आराम से आता है। फिर वो उसे खाना ऑर्डर करने के लिए कहता है। नीलम को भूख लगी थी, इसलिए चुपचाप से कहती है, आप ही ऑर्डर कर दीजिए। आपको जो भी अपने पसंद का मंगवाना हो मंगवा लीजिए, मैं भी वही खा लूंगी। सुनकर अर्जुन कहता है, कभी अपनी पसंद से भी कुछ कर लिया करिए। वो कुछ बोलती नहीं, इसलिए अर्जुन खुद ही ऑर्डर कर देता है, क्योंकि काफी लेट हो रहा था। और नीलम भी चुपचाप उसकी पसंद का खाना खाती है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, और दोनों जल्दी ही वहां से फ्री होकर घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि 10 बज चुके थे। 10 बजे वह घर पहुंचते हैं। नीलम देखती है कि रंजना जी और रत्नेश जी और बड़ी माँ खाना खाने के बाद कॉफी पी रहे थे। तभी वह दोनों आते हैं। तब बड़ी माँ पूछती हैं, तुम लोग आ गए? नीलम कहती है, हाँ बड़ी माँ, देखिए हम लोग क्या क्या लाए हैं। तो बड़ी माँ कहती हैं, हाँ बेटा ले आओ, जरूर देखेंगे। आज हमारी बहू पहली बार शॉपिंग करने गई थी। तब वह बड़ी माँ के लिए पैकेट निकाल कर देती है। ये आपके लिए बड़ी माँ। उनको साड़ी निकाल कर देती है। वो कहती हैं, अरे वाह, बहुत सुंदर साड़ी है, किसने पसंद की? तब अर्जुन कहता है, इन्होंने ही पसंद की है। और तभी रंजना जी की तरफ वो बढ़ने वाली ही रहती है कि अर्जुन उसे हल्का धक्का सा देता है, और उसके हाथ से पैकेट लेकर खुद रंजना जी की तरफ बढ़ जाता है और कहता है, माँ ये देखो, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर नीलम के कदम रुक जाते हैं, और वो देखने लगती है। रंजना जी उस साड़ी को देखकर कहती हैं, बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत अच्छी पसंद है मेरे बेटे की। और वह साड़ी अपने ऊपर लगाकर देखती हैं, और फिर खुश होकर उसके पैकेट को अपने पास रख लेती हैं। नीलम को ये बात समझ में नहीं आती कि ये साड़ी तो पसंद उसने की थी, फिर अर्जुन झूठ क्यों बोल रहा है। लेकिन फिर भी वह सबके सामने चुप रहती है। और फिर बड़ी माँ नीलम ने जो साड़ी खरीदी है वह भी देखती हैं और कहती हैं, अरे वाह, इस साड़ी को पहनकर तो नीलम बहू बिल्कुल परी लगेगी। हल्के फुल्के हंसी मजाक में थोड़ा समय बिताकर सभी अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी अर्जुन का फोन बजने लगता है। अर्जुन फोन उठाता है और बात करते हुए बाहर बगीचे की तरफ चला जाता है, और काफी देर तक वो फोन पर लगा रहता है। नीलम तब तक अपने कमरे में आ चुकी थी। वह बाहर लॉन में अर्जुन को किसी से आर्ग्यूमेंट करते हुए देखती है, और तभी अर्जुन को देखती है कि वह गाड़ी लेकर निकल जाता है। इस वक्त करीब रात के 11 बज रहे थे। उसे इस बात की चिंता होने लगी, इस तरह अर्जुन रात के 11 बजे कहाँ चले गए। लेकिन वह किससे पूछती? न ही उसका हक था कि अर्जुन से पूछे इतनी रात को कहाँ जा रहा है। इधर अर्जुन गाड़ी तेजी से ड्राइव करता है, और ड्राइव करते करते ही वह राज को भी फोन कर देता है, और दोनों ही सिटी हॉस्पिटल में आते हैं। वहां वह देखता है नायरा एडमिट थी, क्योंकि उसने अपनी कलाई की नस काट ली थी। उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे, और कहते हैं, पता नहीं क्या करती रहती है ये, और किस वजह से इसने ऐसा किया। किसी को कुछ इसने बताया भी नहीं कभी। अपनी पत्नी से कहते हैं, हम दोनों ही अक्सर बाहर रहते हैं, हमने अपनी बेटी को ठीक से संभाला नहीं, उसके अकेले रहने का ही ये सब नतीजा है। इसी बीच राज अर्जुन को थोड़ा अलग ले जाकर समझाता है, देख ये तो बड़ी पागल लड़की है, और तुझे भी फंसा देगी ये। तू अगर सच में नीलम के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता है, आज तेरे पास आखिरी मौका है। आज तुझे उसके पापा को कन्विंस करना होगा कि तू उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, सिर्फ उसका दोस्त है, और हम सब कुछ सच सच बता देंगे। ये लड़की कमाल की बात बनाती है, इतने छोटे कट लगाए हैं कि उससे कोई इंसान मरेगा नहीं। ये बात तो उसे भी पता थी।
मैंने डॉक्टर से पर्सनली पूछा था। ये सिर्फ तुझे डराने के लिए उसने खेल खेला है कि तू उससे डर कर नीलम को तलाक दे दे। इसलिए मैं अच्छे से तुझे तेरी बेहतरी के लिए समझा रहा हूँ कि एक बार में उससे जब तू छुटकारा पा सकता है, फिर क्या सोचना। उसके पापा को सब कुछ सच बता देना। तेरी और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं जो वह सोचती है। वह उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। गुस्सा आता है तो आने दे उनको। उसके लिए तू अपनी लाइफ, अपने घर वाले, अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता। राज के समझाने के बाद अर्जुन भी कहता है, हाँ यार तू सही कह रहा है, वरना मैं इसके चक्कर में फंस जाऊंगा पूरी तरीके से। मुझे इन सब प्रॉब्लम से छूटना ही होगा। फिलहाल तो उन्हें बुलाकर मैं सब बता देता हूँ, फिर आज पता नहीं क्या होगा। तभी वहाँ पर समीरा भी आ जाती है, जो नायरा की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। उसने ही अर्जुन को सारी बात बताई थी फ़ोन करके, और उसने ये भी बताया था कि वह अर्जुन के लिए ही ऐसा कर रही है। अर्जुन इन सब बातों से बहुत टेंशन में था कि वो क्या करे, लेकिन राज के समझाने से उसे थोड़ा सा सुकून मिला था। तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं और कहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, अब ठीक है आपकी बेटी। उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। ये अपराध है, ये पुलिस केस है, लेकिन आपकी रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए और आपकी रिक्वेस्ट मानकर ऐसा कुछ नहीं कर रहा। आप लोग कल उसे घर ले जा सकते हैं, और घर पर भी इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर बाद ही नर्स आकर कहती है कि नायरा जी को होश आ गया है। तो उसके मम्मी पापा भी जाकर मिलते हैं, और वह अर्जुन से मिलना चाहती है क्योंकि समीरा उसे बताती है कि अर्जुन बाहर है। तो उसके पापा अर्जुन को भी बुलाते हैं। तब वह कहती है, अर्जुन मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी। अर्जुन उससे कहता है, पहले तुम ठीक हो जाओ, घर आओ, फिर इस बारे में बात करेंगे। और वह उसके पिता के साथ बाहर आ जाता है। उसके पिताजी उससे पूछते हैं, ऐसी क्या बात हो गई अर्जुन बेटे। अर्जुन कहता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो अपनी वाइफ के साथ मार्केट गया था। घर आया, समीरा का फ़ोन आया कि इसने ऐसी हरकत कर ली है। फिर हिम्मत करके कहता है, सर मैं तो अपनी फैमिली में खुश हूँ, वाइफ के साथ। नायरा ने ही अपने मन में न जाने क्या फितूर पाल रखा है, जबकि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, ना उससे कुछ कहा। हम सब नॉर्मल से दोस्त हैं आपस में। अब आप ही कहिए, क्या मैं गलत हूँ। अब मैं उसके इस पागलपन की वजह से अपने घर वालों को दुखी नहीं कर सकता, और ना ही अपनी वाइफ को छोड़ सकता हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसके पिता हैं, आप उसे अच्छे से समझाएं। और कहकर अर्जुन उनसे विदा लेकर चला जाता है। उस वक्त करीब 1 बज चुके थे जब वो घर आता है और सीधे ऊपर चला जाता है। तब देखता है कि नीलम बालकनी में ही बैठी हुई है। तब वह जाकर पूछता है, आप अभी तक सोई नहीं, जाग रही हैं। वह कुछ कहती नहीं, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन के चेहरे को देखती रहती है और फिर कोई जवाब नहीं देती है। वो आकर तकिया लेकर सो जाती है सोफे पर। अर्जुन समझ जाता है कि ये नाराज है, और वो कहता है, वह मेरी एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, एक और दोस्त ने फ़ोन किया था, इसलिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। हम सारे ही दोस्त गए थे। आपको सो जाना चाहिए था। इस तरह मेरा इंतजार करने के लिए शुक्रिया। ये सब सुनकर नीलम सोफे पर उठकर बैठती है और उससे पूछती है, और अब्बू आपकी दोस्त कैसी है, ठीक है ना। वो कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब चलो, अब सो जाना चाहिए हम लोगों को। आप भी अब सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ, काफ़ी रात हो गई है। और सुबह जब वो लोग उठते हैं, फिर नीलम तैयार होकर नीचे आती है। तब सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। आज उसने इडली और सांभर बनाया था सबके लिए, और अर्जुन कभी खाया नहीं था इस डिश को, लेकिन फिर भी जब टेस्ट करता है तो उसे अच्छा लगता है। और वह कहता है, एक काम करो, मुझे ऑफिस के लिए भी पैक करके टिफ़िन में दे देना आज। जब वह चंपा से कहता है, चंपा कहती है, ये क्या अजूबा, आज तक कभी छोटे बाबा टिफ़िन लेकर नहीं गए, अचानक टिफ़िन में क्यों ले जाएंगे। तब वह कहता है, क्या सोचने लगी खड़ी खड़ी, वो राज आने वाला है ऑफिस में, मैं उसे खिलाना चाहता हूँ। उसने कहा था कि भाभी के हाथ का कुछ खाना है उसे, इसलिए। ये सुनकर बड़ी माँ कहती हैं, अरे खाना चाहता है तो उसे एक दिन घर पर दावत पर बुला लो। और तभी फ़ोन बजने लगता है। रत्नेश जी फ़ोन उठाते हैं। फ़ोन पर कुछ देर बातें करने के बाद वह फ़ोन रख देते हैं। फ़ोन पर उनकी बातें सुनकर ही सभी को लगता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ऐसा। तब रत्नेश जी खाने की मेज पर बैठते हैं और खाते हुए कहते हैं बड़ी माँ से, भाभी सा,
हम लोगों का जो नैनीताल वाला फार्म हाउस है, उसमें पिछले साल जो हम लोगों ने फर्नीचर का काम शुरू करवाया था और उसे मौसम ख़राब होने की वजह से आधे में छोड़ दिया था, उसी के कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन आया था और वह इस वक्त खाली है और वह काम कर लेना चाहते हैं। वहाँ उस फार्म हाउस में अगर कुछ दिन के लिए चले जाएं हम लोगों में से कोई, तो उसका भी काम हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ फार्म हाउस को थोड़ा सा रेनोवेट भी करवा दूँ। अब तो हम लोग की फैमिली में भी लोग बढ़ गए हैं, कभी कभार छुट्टियों में हम लोग गर्मियों में जाते रहेंगे वहाँ भी रहने के लिए। सबका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आबो हवा भी बदलेगी। ये सुनते ही बड़ी माँ कहती हैं, एक काम करते हैं, अर्जुन को भेज देते हैं वहाँ। वहाँ का काम भी करवा लेगा, देखभाल भी कर लेगा और 10 दिन बिता के आएगा। रत्नेश जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, आप भी ना भाभी, जब भी सोचती हो दूर की बातें सोच लेती हो। और फिर बोले, मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था। बड़ी माँ भी मुस्कुराने लगती हैं तो अर्जुन पूछता है, ये आप दोनों आपस में बात करके मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तभी रंजना जी भी आती हैं तैयार होकर और वह भी कहती हैं, क्या हुआ भाई, आज आप लोग बड़े खुश लग रहे हैं। बड़ी माँ कहती हैं, हाँ हम लोगों ने सोचा है कि अर्जुन और नीलम को 10 दिन के लिए नैनीताल भेज देते हैं। वहाँ के फार्म हाउस का काम भी हो जाएगा और ये लोग शादी के बाद कहीं गए नहीं, तो उन लोगों का घूमना फिरना भी हो जाएगा। थोड़ा अकेले में टाइम बिताएंगे तो एक दूसरे को समझने में भी आसानी होगी। ये सुनकर रंजना जी मुंह बना लेती हैं। अर्जुन मन ही मन मुस्कुराने लगता है और अर्जुन से तभी रत्नेश जी कहते हैं कि क्यों बरखुरदार, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? अर्जुन उनकी ओर देखता है, फिर कहता है, मुझे क्या ऐतराज होगा, पर पापा यहाँ का काम। वो कहते हैं, यहाँ के काम की तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। सारी बातें खत्म हो जाती हैं। अर्जुन और रत्नेश जी अपने अपने कार्य से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और अर्जुन तो बहुत खुश था क्योंकि वह नीलम से अपने दिल की बात कह देना चाहता था और इसीलिए वह गुनगुनाते हुए गाड़ी चलाता है और ऑफिस पहुंचकर तुरंत ही राज को फ़ोन करता है और कहता है, तू बस जल्दी से आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर मेरे ऑफिस में आ जा, तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और तुझे खुशखबरी भी देनी है। राज को फ़ोन करके फ़ोन रख देता है और अपने काम निपटाने लगता है और थोड़ी देर बाद ही राज आ जाता है। राज के आने पर ही वह उसे गले लगा लेता है और घंटी बजाकर पियोन को बुलाता है और उसे वह टिफिन बॉक्स दे देता है कि उसे प्लेट में लगाकर ले आए। जब तक इडली आती है तब तक वो राज को खुशखबरी भी बता देता है कि घर वालों ने तय किया है कि मुझे और नीलम को 10 दिन के लिए नैनीताल वाले फार्म हाउस में जाना है। ये सुनकर राज कहता है, वाह क्या यार, क्या बात, इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा। फिर कहता है, वहाँ जाकर अपना मेल ईगो त्याग करके खुद नीलम भाभी से अपने दिल की बात कहना और उसके प्यार को अपना लेना। मेरे ख्याल से वह भी जरूर तुमसे प्यार करती होंगी। हाँ, कह नहीं पाती हैं ये अलग बात है, ना तुम कह पाते हो ना वह कह पाते हैं। वहाँ दोनों साथ रहोगे और दोनों ही कोशिश करना कि एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर अर्जुन भी कहता है, हाँ कोशिश तो मैं भी यही करूँगा, क्योंकि पहले ये मुझे सिर्फ शादी करके लाई हुई जिम्मेदारी महसूस होती थी, लेकिन इन 6 महीने में उसके साथ रहते रहते मैं उसके गुणों का कायल हो गया हूँ। फिर उठकर खिड़की के पास जाता है और बाहर देखते हुए सोचते हुए कहता है, उसको अपने पास महसूस करना अच्छा लगता है मुझे। जब वह कहीं जाती है या नहीं रहती है तो खालीपन सा लगता है। तब राज कहता है, यही तो प्यार है ना यार, तुम समझो तो सही। तब वो कहता है, हाँ यार, अगर तुमने मुझे समझाया ना होता, प्यार के बारे में बताया ना होता, तो मुझे तो आज भी कन्फ्यूजन ही रहता, मैं कुछ समझ नहीं पाता। थैंक यू यार, जो तूने मेरे दिल में बसे प्यार को मेरे दिमाग तक पहुंचाया, तू सच्चा दोस्त है। तभी प्यून इडली लेकर आता है, प्लेट में लगाकर दोनों खाते हैं। ये तेरी भाभी ने बनाया है। और तब राज से कहता है, और मैं तेरे लिए ही टिफिन बॉक्स में लेकर आया हूँ। हाँ, बड़ी माँ ने कहा है कि तुझे जल्द ही मैं दावत पर इनवाइट करूँ घर पर, लेकिन मैं सोचता हूँ नैनीताल से आने के बाद तुझे इनवाइट करूँ। और दोनों ही हंसने लगते हैं सुनकर। फिर राज कुछ देर और बैठता है, इधर उधर की बातें होती हैं, नायरा के बारे में भी बात होती है कि अर्जुन पूछता है उसकी कोई खबर, तो राज कहता है, तुझे उसकी कोई खबर लेने की जरूरत भी नहीं है, मैं खबर लेकर तुझे बता दूंगा। और थोड़ी देर बाद राज चला जाता है। अर्जुन ऑफिस से घर आता है और अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर बैठता है। फिर कुछ सोचकर वह नीचे हॉल में आ जाता है बड़ी माँ के पास और बड़ी माँ से पूछता है,
बड़ी माँ, आपने उन्हें बताया है जाने के बारे में? बड़ी माँ कहती हैं, नहीं अब तक तो बताया नहीं है, अभी बुलाती हूँ और तुम दोनों को साथ में, तुम्हारे सामने ही मैं उसे बताऊंगी। और बोल, चंपा को आवाज़ देती हैं और पूछती हैं, नीलम कहाँ है? तब वो बोलती है कि वह तो छत पर है और जो कपड़े सूखने डाले थे वह लेने गई हैं और चिड़ियों को दाना डालने। ये सुनकर बड़ी माँ कहती हैं, ठीक है तुम भी जाओ और कपड़े लेती आओ उनके साथ, और उनको जाकर बोलो कि बड़ी माँ बुला रही हैं। चंपा चली जाती है। कुछ देर बाद नीलम नीचे आकर बड़ी माँ के सामने खड़ी हो जाती है। तब बड़ी माँ कहती हैं, बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब नीलम कहती है, जी बड़ी माँ कहिए। और तभी उसका ध्यान अर्जुन की तरफ जाता है तो वह सोचती है कि अर्जुन से पूछे कि वह चाय या कॉफ़ी कुछ लेगा या नहीं, लेकिन बड़ी माँ की वजह से चुप रह जाती है। बड़ी माँ समझती तो है उसके मन की बात। तभी वह चंपा को आवाज़ देती हैं और कहती हैं, कॉफ़ी और कुछ नाश्ता ले आओ सबके लिए। तब नीलम कहती है, कॉफ़ी मैं बना देती हूँ। तो बड़ी माँ कहती है, 2 मिनट यहाँ बैठो, कॉफ़ी चंपा बना लेगी। तब वो बैठ जाती है। तब बड़ी माँ नीलम से कहती हैं, हमने और तुम्हारे ससुर ने तय किया है, तुम और अर्जुन कुछ दिनों के लिए नैनीताल चले जाओ। वहाँ हमारा एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, उसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है, वह भी देखभाल करनी है। अर्जुन कहता है, अचानक से ये क्यों? तब रत्नेश जी कहते हैं, असल में कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन आया था कि वहाँ किसी का होना ज़रूरी है, तो तुम दोनों लोग चले जाओ, वहाँ का काम भी देख लेना और घूम फिर भी लेना, ठीक है ना? तब नीलम हाँ में सिर हिला देती है और पूछती है, कब जाना होगा? वो कहती है, आज ही अपनी सारी पैकिंग कर लो, क्योंकि कल ही तुम लोगों को निकलना है। नीलम सर झुकाकर उनकी सारी बातें सुनती है और कहती है, जी ठीक है, जैसा आप कहेंगे, मैं पैकिंग कर लूँगी रात में। तब वह कहती हैं, रात में नहीं, अभी जाओ, कॉफ़ी पीकर तुम और अर्जुन मिलकर सारी पैकिंग कर लो। आज खाना चंपा बना लेगी और कुछ ज़रूरत होगी तो मैं देख लूँगी। तब अर्जुन कहता है, अरे वाह बड़ी माँ, आज आप खाना बनाएंगी? मैं तो कभी आपके हाथों का स्वाद भूल ही नहीं सकता। अभी बहुत स्वाद है आपके हाथों में। और वह उनके हाथों को पकड़ लेता है। कभी भूल नहीं सकता। मुझे अपनी माँ के हाथ का स्वाद याद ही नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें कभी कुछ बनाते देखा नहीं। जब भी मैंने कुछ भी खाया है, अच्छा, वह आपका ही बना हुआ होता था। तब वो कहती हैं, अच्छा ठीक है, चल जा, अब मस्का मत लगा। तब नीलम से कहती हैं, तुम लोग जाकर पैकिंग कर लेना, आज मैं बनवा लूँगी सब कुछ तुम्हारी पसंद का। और तब तक चंपा कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स लेकर आ जाती है और टेबल पर रख देती है और तीनों लोग मिलकर कॉफ़ी पीते हैं। फिर नीलम और अर्जुन अपने कमरे में चले जाते हैं और बड़ी माँ भी चंपा के साथ उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं और चंपा से कहती हैं, ये ले चाबी, जरा वह बड़ा वाला बक्सा खोल तो। और वह जब बक्सा खोलती है, उसमें से बड़ी माँ एक बहुत सुंदर गर्म शॉल और 2 स्वेटर निकालती हैं, जो कि उनका ही था, लेकिन बहुत पहले का था, पर रख रखाव इतना अच्छा होने के कारण बिल्कुल नया लग रहा था। और फिर चंपा के हाथ में वह तीनों चीज़ देकर वह कहती हैं, ये सामान लेकर जरा अर्जुन बाबा के कमरे तक चलो, मैं भी चलती हूँ। और वह अर्जुन के कमरे में पहुँचती हैं। चंपा आवाज़ देती है बाहर से, तो अर्जुन कहता है, हाँ आ जाइए। और पीछे पीछे बड़ी माँ भी अंदर आती हैं। तो अर्जुन कहता है, अरे बड़ी माँ आइए ना, यहाँ बैठिए। वह देखती हैं नीलम सारे कपड़े वगैरह तय लगाकर सूटकेस में रख रही थी और अर्जुन के कपड़े भी संभाल कर रख रही थी। ये देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। तब वह नीलम के पास जाकर कहती हैं, वहाँ थोड़ी ठंड हो सकती है, तो ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये है तो पुराना, मेरा ही है, तुम अर्जुन के साथ जाकर कुछ नया वहीं से खरीद लेना, अभी फ़िलहाल के लिए इसे ले जाओ। तो वह देखती है ये मैरून कलर का कार्डिगन था, जो बहुत सुंदर, और एक मस्टर्ड कलर का फुल स्वेटर था, वह भी बहुत खूबसूरत था, और रेड कलर की कश्मीरी कढ़ाई की हुई शॉल थी। वह कहती है, ये मेरा शॉल है, अब मैं अपनी बहू को दे रही हूँ, संभाल कर रखना। और नीलम उन तीनों चीज़ों को बहुत प्रेम से हाथ में लेती है और माथे से लगा लेती है और कहती है, बड़ी माँ ये तो आपका आशीर्वाद है, हमेशा मैं इसे संभाल कर रखूँगी। और वह उसे भी सूटकेस में रख लेती है। बड़ी माँ कहती हैं, ठीक है तुम लोग अपना काम खत्म करो, मैं खाने का देखती हूँ। और वह नीचे चली जाती हैं। रात के खाने में बड़ी माँ ने अर्जुन की मनपसंद चावल की
खीर, मटर के पराठे, कश्मीरी आलू दम, हरी धनिया की चटनी और टमाटर की मीठी चटनी, ये सब चंपा के साथ मिलकर बनवाती हैं। और मटर के पराठे वह खुद अपने हाथों से बनाती हैं। और सभी लोग रात को खाने के समय मिलते हैं खाने की टेबल पर। आज सब खाने की बहुत तारीफ करते हैं। नीलम भी कह देती है कि सच में बड़ी माँ खाने का स्वाद ही अलग है, आजा आपके हाथ का। तब रंजना जी भी कहती हैं, हाँ भाभी, आपने बहुत दिनों बाद आज बनाया है। तब रत्नेश जी कहते हैं, भाभी तो बीच बीच में बनाती भी रहती हैं, तुम भी कभी बना लिया करो। तब रंजना जी कहती हैं, अरे अब मुझसे ये सब काम नहीं होता, और वैसे भी मैं कहाँ अच्छा खाना बनाती हूँ। तो रत्नेश जी कहते हैं, अरे बनाओगी तब तो पता चलेगा अच्छा है या बुरा है। इसी बात पर सब हंसने लगते हैं। तो रंजना जी मुंह बना लेती हैं और तब बड़ी माँ कहती हैं, अच्छा सब हंसी मजाक छोड़ो, पहले खाना खाओ। और फिर सब लोग खाना खत्म करते हैं। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं, क्योंकि सुबह ही उन लोगों की फ्लाइट थी। सुबह उठते हैं, नीलम और अर्जुन जल्दी ही अपना सारा काम कर लेते हैं। बड़ी माँ जाने से पहले उन दोनों को बहुत सारी हिदायतें और आशीर्वाद देती हैं। रंजना जी भी अर्जुन को बहुत प्यार देती हैं और कहती हैं कि दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखना। और रत्नेश जी भी दोनों को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट का नंबर भेज दिया है, और कोई बात होगी तो कॉन्टैक्ट करना हमसे फ़ोन पर। 10 बजे वो लोग नाश्ता करके निकल जाते हैं। बलबीर उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ देता है और वो लोग कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली से पंतनगर की फ्लैट लेनी थी उन्हें, और पंतनगर से वह बाई कार नैनीताल जाने वाले थे। वहाँ की सुंदर वादियों में, वहाँ की आबो हवा में घुलता हुआ नशा दोनों ही महसूस करते हैं। नीलम तो पहली बार आई थी, वह भी बहुत खुश हो जाती है। दूर दूर तक फैली घनी वादियां, ठंडा मौसम, और कुछ देर खड़ी होकर लंबी लंबी सांसें लेती है। और उसके बाद उनके फार्म हाउस का केयर टेकर, जो कि वहां पर गाड़ी लिए खड़ा था एयरपोर्ट पर उनके लिए, वह भी उनको देखकर सलाम करता है और गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। तब अर्जुन उसका परिचय नीलम से कराता है, ये हमारी पत्नी है। तब वह नीलम को भी नमस्ते कहता है और बैठ जाता है। और पहाड़ी रास्तों से होते हुए वह लोग कब 70 किलोमीटर का रास्ता पार कर लेते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि पंतनगर एयरपोर्ट से करीब 70 किलोमीटर दूर नैनीताल पड़ता है। और नैनीताल के थोड़े से बाहर एक सुंदर सी जगह पर वो लोग पहुंचते हैं, जहां पर उनकी कोठी एक पहाड़ी ढलान पर बनी हुई थी। वहां आसपास कोई और बस्ती नहीं थी, और दूर से देखने पर उनकी वह कोठी बहुत ही खूबसूरत महल जैसी लग रही थी। नीलम ने वहां और इतना सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखा था, और वह मुग्ध होकर वहां आसपास देखती है। और तभी अर्जुन कहता है कार से उतरने के लिए, और वह उतर जाती है। और बिलाल उसका सारा सामान लेकर अंदर रखवा देता है, और वह लोग अपना कमरा खोलते हैं। घर बिल्कुल साफ सुथरा हो रखा था। तब अर्जुन अपने कमरे में जाकर ऊपर वाला बालकनी वाला कमरा खोलता है, और सामने फैला हुआ नीला आसमान और धरती की गोद में समाते हुए झरने, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां, हरी भरी वादियां, बिछे हुए फूलों के तरीके देखता है, और महकती हवा को लंबी सांसों के द्वारा अपने अंदर भर लेता है। नीलम भी वहां आकर खड़ी हो जाती है। तब अर्जुन कहता है, बहुत सुकून है ना, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का। नीलम कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं। और फिर वह दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी हो जाती है। तब अर्जुन उससे पूछता है कि आपका कभी मन नहीं करता मुझसे बात करने का? सिर्फ मैं जो पूछता हूँ उन सवालों का जवाब देकर ही आप चुप हो जाती हैं क्यों? तब नीलम कहती है, हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी, और मैं आपको पसंद हूँ या नहीं हूँ ये मुझे क्या पता। असल में मुझे हमेशा यही लगता है कि जैसे आपने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली मजबूर होकर। और फिर उसकी तरफ पलटकर कहती है, जब आप चाहें मुझे डिवोर्स दे सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी आपके फैसले से। और अंदर चली जाती है। तब अर्जुन सोचता है, कैसे मनाऊं उसे, कैसे समझाऊं कि मैं इसे कभी भी डिवोर्स लेना ही नहीं चाहता, मैं तो इसे अपनाना चाहता हूं अपनी पत्नी के रूप में दिल से। फिर मन ही मन कहता है, देखते हैं आगे क्या होता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको मनाने के लिए, बट आई प्रॉमिस कि जो होगा इन चंद दिनों के अंदर ही होगा। और मुझे पूरा यकीन है मैं अपने प्यार का एहसास तुम्हें करवा कर रहूंगा। अर्जुन सोचता है
कि वह नीलम को कैसे यकीन दिलाए कि वह भी उससे धीरे धीरे ही सही पर अब प्यार करने लगा है। वह मन ही मन सोचता है कि उसे कहीं बाहर तो निकलना होगा घूमने फिरने के लिए। तो वह नीलम से कहता है, तैयार हो जाइए, थोड़ी देर बाद रेस्ट करके हम लोग घूमने चलते हैं। तो नीलम कहती है, आज ही जाएंगे क्या? बड़ी थकान सी लग रही है इतने लंबे सफर के कारण। अर्जुन कहता है, ठीक है, तब तो आज आराम करते हैं, कल चलेंगे। तब तक बिलाल उन लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर देता है और एक लड़की को भी ले आता है। कहता है कि ये महुआ है, मेरी बीबी, ये यहाँ पर खाना वगैरह बना दिया करेगी, साफ सफाई का काम भी कर लेगी, और जो बाहर का काम होगा वह मैं देख लूँगा। अर्जुन कहता है, ठीक है। तब बिलाल कहता है कि छोटे मालिक, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। तब अर्जुन कहता है, हाँ हाँ कहो। तब वह कहता है कि इस हवेली का ज़्यादातर हिस्सा लकड़ियों का बना है और काफ़ी दिन हो गए, तो बड़े साहब ने कहा था कि उसकी मरम्मत के लिए तो क्या ठेकेदार को मैं खबर कर दूं? अर्जुन कहता है, हाँ हाँ उसे कर दो, ऐसे मेरे पास नंबर भी है, मैं पहले उससे बात कर लेता हूँ, कल उसको बुलाते हैं। बिलाल कहता है, हाँ क्योंकि ये हवेली ना कई जगह पीछे की तरफ की दीवारें कई जगह से थोड़ी सी धंसने लगी हैं। अर्जुन कहता है, अच्छा चलो दिखाओ तो जरा। अर्जुन और नीलम दोनों ही ऊपर की तरफ सीढ़ियों की ओर बढ़ जाते हैं। ऊपर सीढ़ियों से घूमकर जब वह ऊपर के कमरों की तरफ जाते हैं तो बिलाल कमरे का ताला खोलता है और दिखाता है। कमरा साफ सुथरा तो बहुत था, लेकिन वह अरसे से बंद और इस्तेमाल में ना होने के कारण थोड़ी सी सीलन सी हो गई थी, और इसी वजह से कुछ दीवारों में दरारें आ गई थीं, और कई जगह से जहां लकड़ियों का काम किया हुआ था वहां लकड़ियां सड़ गई थीं। तो अर्जुन ये सब देखकर फिर नीचे आकर बालकनी में ही बैठता है, और वहीं वह लोग खाने पीने का भी इंतजाम करते हैं। थोड़ा नाश्ता करके तब अर्जुन कहता है कि हाँ, हवेली की हालत इस बार ठीक जरूर करानी होगी, वरना दिक्कत हो जाएगी। बिलाल कहता है, हाँ बाबूजी, वही तो मैं कह रहा हूँ। और तभी बारिश शुरू हो जाती है। बिलाल कहता है, अरे इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? और फिर बारिश बंद होने का नाम ही नहीं लेती है। बारिश के साथ ही हवा भी तेज चलने लगती है। तो वह सब लोग बंद करके बालकनी अंदर कमरे में आ जाते हैं, और तब तक महुआ इधर खाना बना चुकी थी, तो वह पूछती है और खाना लगा देती है। वह लोग खा लेते हैं। तो अर्जुन पूछता है बिलाल से कि तुम लोग घर कैसे जाओगे? घर तुम लोग का ज्यादा दूर है क्या? तो बिलाल कहता है, नहीं बाबूजी, बस यहीं पहाड़ी से थोड़ा सा नीचे उतर कर ही घर है, तो चले जाएंगे हम दोनों। आज मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था। उसी बीच बिलाल और महुआ चले जाते हैं, क्योंकि घर में उनकी बूढ़ी माँ और एक छोटा बच्चा अकेला था। बिलाल कहता है कि बाबूजी, आप चिंता मत करिए, हम लोगों को तो आदत है ऐसे मौसम की, यहाँ ऐसा होता रहता है। और अर्जुन दरवाजा बंद करके आ जाता है और खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर तूफानी हवाओं को देखता है। इधर नीलम थकान सा महसूस कर रही थी, तो बेड पर ही एक किनारे की तरफ लेटती है। वहीं अर्जुन पलट कर आता है तो वह हड़बड़ाकर उठ जाती है। तो अर्जुन कहता है, क्या हुआ? आप इस तरह घबरा कर क्यों उठ गईं? अर्जुन उसकी बात समझकर कहता है, मुझे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ आपको सोफे पर सोना चाहिए या मुझे सोफे पर सोना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा बेड है, हम लोग दोनों ही बेड पर सो सकते हैं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। ये कहकर वह थोड़ी देर नीलम के चेहरे को देखता रहता है, फिर कहता है, और क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? तब नीलम मुस्कुरा देती है और कहती है, जी बिल्कुल भरोसा है। वो कहता है, तो फिर आप सोफा क्यों ढूंढ रही हैं सोने के लिए, कि आपको खुद पर भरोसा नहीं? नीलम हैरानी से अर्जुन को देखने लगती है और कहती है, ऐसा भी कुछ नहीं है, चलिए मैं सो जाती हूँ। नीलम को नींद तो नहीं आती, तो वह कुछ किताबें रखी हुई थी बगल में लेकर पढ़ती रहती है, और अर्जुन भी अपने मोबाइल में कुछ देखने लगता है। और शायद आज दोनों को ही ये एहसास अंदर से ही गुदगुदा रहा था कि दोनों ही एक ही बेड पर सोए हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे की तरफ पीट करके सोए रहते हैं और जागे हुए भी रहते हैं। और तभी काफी तेज बिजली चमकती है और आवाज होती है, और नीलम अर्जुन की तरफ पलट जाती है, और जो तकिया बीच में रखा था वह जोर से उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसे बिजली के कड़कने से बहुत तेज डर लगता था। तभी अर्जुन कहता है, आपको क्या नींद नहीं आ रही है? डर लग रहा है क्या? तब नीलम कहती है, जी नहीं, तो बस थोड़ा सा घबरा गए थे।
तो वो कहता है, कितना मौसम खराब हो रहा है आज, कल देखिए कैसा रहता है। नीलम भी कहती है, हाँ फिर कल तो काम के लिए उन लोगों को भी बुलाना होगा। फिर थोड़ी देर वह लोग बातें करते हैं। नीलम का डर कुछ कम होता है और अर्जुन भी उससे इसीलिए बातचीत करता है, उसका डर कुछ कम हो जाए, क्योंकि बाहर काफी जोर जोर से बिजली चमक रही थी और बारिश होती जा रही थी। तब अर्जुन कहता है, अब सो जाना चाहिए, और दोनों ही सो जाते हैं। और रात भर बारिश होती है। सुबह 5 बजे का समय हुआ था। जब आसमान में थोड़ी लाली छाने लगती है तो बारिश हल्की हो जाती है और अर्जुन बाहर बगीचे की ओर निकल जाता है उठकर, और फिर धीरे धीरे बारिश बंद होती है। बाहर घूमते हुए प्रकृति का आनंद ले रहा था। बारिश में पूरी वादियां जैसे घुलकर नई हो गई थीं। हाँ, तूफानी हवाओं के कारण कुछ कुछ पेड़ वगैरह उखड़ भी गए थे कई जगह से। 6 बजे के करीब बिलाल और महुआ दोनों ही आ जाते हैं। अर्जुन उनको बाहर ही मिल जाता है। वो उसे देखकर सलाम करते हैं और तब अर्जुन कहता है, अरे बड़ी सुबह सुबह आ गए तुम लोग। तो बिलाल कहता है, हाँ साहब, वह तो हम लोग को आदत है, इसी टाइम काम पर सभी लोग जाते हैं सुबह, क्योंकि जो भी मेहमान रुके रहते हैं उनको चाय पानी की जरूरत सुबह ही होती है ना। तब अर्जुन कहता है महुआ से, पर तुम्हारा तो छोटा बच्चा है ना, तुम इतनी सुबह क्यों आ जाती हो। तब तक नीलम भी उठकर बाहर आ गई थी। बड़ी माँ का दिया हुआ शॉल उसने ओढ़ रखा था, क्योंकि मौसम में काफी ठंडक थी। वह भी महुआ को कहती है, तुम आज आ गई हो, लेकिन कल से मत आना। कल से तुम 11 बजे आना, सुबह की चाय कॉफी मैं बना लिया करूंगी। तब महुआ कहती है, अरे मालकिन, आपको दिक्कत होगी, आप यहाँ घूमने फिरने आए हैं, कुछ दिन रहेंगे, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहती है, अभी तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, वो कितने साल का है। तो वह कहती है, जी मालकिन 3 साल का है। तब वह कहती है, बताओ, हम लोगों से ज्यादा जरूरत उसे है तुम्हारी, तुम अगर चाहो तो वापस जा सकती हो, 11 बजे आ जाना। तब महुआ कहती है, नहीं नहीं मालकिन, आज तो आ ही गए, वापस क्या जाना, अम्मा है ना, बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। और फिर दोनों ही अंदर आकर बैठते हैं और महुआ चाय बनाने जाती है। तब अर्जुन कहता है, तुलसी के पत्ते भी डाल देना। तब नीलम खुद किचन में जाती है और उसे बताती है कि अर्जुन को कैसी चाय पसंद है, और उसे कहती है कि तुम कल से देर से आया करना, 11 बजे, तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह उतनी ही मिलेगी। वो मुस्कुरा देती है। तब कहती है, आप बहुत अच्छी हैं। अर्जुन चाय पीते हुए कहता है नीलम से कि तैयार हो जाइए, बस 7:30 बजे हैं, हम लोग तुरंत अभी निकलेंगे। तब तक बिलाल और महुआ हैं घर पर। मैं यहाँ सुबह की वादियों का नज़ारा देखना चाहता हूँ। तो बिलाल कहता है, हाँ बाबूजी, जाइए, पैदल ही जाइएगा। हाँ, थोड़ी सावधानी बरतनी है, सड़कों पर यहाँ कच्ची मिट्टी है। पहाड़ की कच्ची मिट्टी गीली होगी, क्योंकि रात भर पानी बरसा है ना, तो जमीन धंसने की बहुत संभावना बनी रहती है। और नीलम कहती है, मैं तैयार हो जाऊं तो चलते हैं। अर्जुन कहता है, अरे यहाँ तैयार होने की क्या जरूरत है, कौन देख रहा है, ऐसे ही चलते हैं। और वह और नीलम वैसे ही निकल जाते हैं। बिलाल और महुआ दोनों को जाते हुए देखकर हंसने लगते हैं। तब छोटे मालिक और मालकिन की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। महुआ कहती है, बिलाल कहता है, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सच में राम सीता जैसी जोड़ी है। अर्जुन और नीलम टहलते हुए काफी दूर निकल आते हैं। सही में रास्ते में फिसलन भरी हुई थी। अर्जुन को कई बार नीलम का हाथ थामकर संभालना भी पड़ता है। वादियों के बीच टहलते हुए वो और दूर जाना चाहते थे, लेकिन कई लोग मना करते हैं कि झरने में पानी बहुत ज्यादा है, उधर ना जाएं। तब वह लोग और करीब 1-1.5 घंटे बाद ही दोनों वापस आ जाते हैं। फिर से बारिश शुरू हो जाती है। घर आकर अर्जुन कॉन्ट्रैक्टर को फोन करता है और सारी सिचुएशन बताता है। तब वह भी कहता है कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि इधर रास्ते में कई जगह मिट्टी और सड़क धंसने से रोड ब्लॉक हो गई है, इस वजह से थोड़ा समय लगेगा। तब तक नीलम भी नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। बहुत ही सुंदर पीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहनती है और बड़ी माँ का दिया हुआ मस्टर्ड कलर का बुलंद स्वेटर पहनती है और उसके खुले हुए बाल ऐसे ही खोलकर रखती है। अर्जुन को अच्छी लग रही थी। वह दूर से बैठकर उसे ही देख रहा था।
तब तक महुआ उन लोगों के लिए नाश्ता लगवा देती है। नाश्ते में आज उसने गर्मा गर्म आलू के पराठे और दही का रायता बनाया था। नीलम ने ही कहा था उसे बनाने के लिए, और नाश्ता देखकर अर्जुन भी खुश हो जाता है और दोनों नाश्ता करते हैं। तब तक उनका कॉन्ट्रैक्टर भी आ जाता है और अर्जुन नाश्ता करने के बाद उसे सारी हवेली की मरम्मत का काम समझा देता है। वह अपने दो लोगों को और बुला लेता है काम करने के लिए, और हवेली में काम शुरू हो जाता है। तब अर्जुन बिलाल से कहता है, तुम यहीं रहो और जो भी चाहिए होगा फ़ोन पर मंगवा लेना, पहाड़ी रास्ता है, आते आते तो समय लगेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है, आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, जो सामान लगने वाला होगा मैं खुद उसका इंतजाम करूंगा। सामान आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, रास्ता खराब हो चुका है। फिर वो पूछता है, पहली बार आए हैं आप लोग? तो अर्जुन कहता है, नहीं, मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ, मेरी वाइफ पहली बार आई है। तब वो कहता है, आप लोग अगर चाहें तो घूमने फिरने जा सकते हैं, हल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही अच्छा है। अर्जुन भी कहता है उसे, हाँ ठीक है, चलो हम लोग निकलते हैं। और महुआ और बिलाल को बुलाकर कहता है, मौसम खराब है, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कुछ बना के आपस में खा लेना और उनको भी पूछ लेना। अगर कुछ चाय पानी जरूरत हो, कुछ खाने पीने का, तो दे देना, हम लोग दोपहर का खाना बाहर ही खाकर आएंगे। महुआ कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ व्यवस्थित कर लूँगी, आप छोटी मालकिन को घुमा कर ले आइए। और अर्जुन नीलम को लेकर गाड़ी से निकलता है। झील की तरफ पहुंचकर वो लोग बोटिंग का आनंद लेते हैं। दिन भर घूमते फिरते नैनीताल के खूबसूरत नज़ारों को देखते रहते हैं और कैमरे में कैद करते रहते हैं। और लास्ट दोपहर करीब 1:30 बजे नैनीताल के मार्केट की तरफ से निकलते हैं और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में दोनों खाना खाते हैं। इस बीच अर्जुन ने नीलम की बहुत सारी फ़ोटोज भी ली थीं और नीलम भी थोड़ा बहुत खुलकर उससे बात करने लगी थी। हंसी मजाक भी दोनों आपस में कर रहे थे, जिससे अर्जुन को भी माहौल अच्छा सा महसूस हो रहा था और घर वालों से भी सब बातें करता है। और नीलम भी अपने ससुराल और मायके दोनों तरफ बात करती है। खासकर रेशम से बात करके वह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उनके रेस्टोरेंट में बैठे रहते समय से ही फिर से बारिश शुरू हो गई थी और फिर से तेज हवाएं चलने लगी थीं। वह लोग जब तक घर पहुंचते हैं किसी तरह, तो रास्ते बहुत खराब हो गए थे। उनका इस वक्त बाहर रहना सही नहीं, तो दोनों घर वापस आ जाते हैं। पर आते समय भी उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन कहता है, कल अगर मौसम साफ रहा तो हम लोग भोर में निकलेंगे उगते हुए सूरज को देखने के लिए। नीलम कहती है, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और दोनों ही घर आकर चेंज करके थोड़ा आराम करते हैं। नीलम महुआ से सारे दिन का हालचाल लेती कहती है कि अभी तो कुछ काम नहीं है, तुम आराम करो, शाम को 5 बजे तक चाय बनाना। बोलकर नीलम भी अपने कमरे की तरफ चली जाती है और फिर अर्जुन हवेली में काम की तरफ देखने निकल पड़ता है और कुछ देर में उन्हीं लोगों की तरफ बिताता है। 5 बजे के करीब कमरे में आता है तो देखता है नीलम सो चुकी है और नीलम को बहुत प्यार से निहारता रहता है। अर्जुन नीलम को प्यार से निहारता रहता है। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद वह बालकनी में जाकर बैठ जाता है। करीब 1 घंटे बाद नीलम उठती है। उसे एहसास होता है कि वह काफ़ी देर से सो रही थी, तो वह बैठती है और बालकनी की तरफ देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वह उठ जाती है। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, तो शॉल लेकर बालकनी में जाती है। वहाँ देखती है अर्जुन सिगरेट पी रहा था, कुछ सोच रहा था बैठकर। वह चुपचाप उसके बगल में खड़ी हो जाती है। जब अर्जुन उसे देखता है तो सिगरेट एक्सट्रे में बुझा देता है और नीलम से कहता है, अरे आप उठ गईं, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, चलिए चाय पीते हैं। तब नीलम सिर्फ इतना ही कहती है, एक बात आपसे कहें। और अर्जुन कहता है कि आप पूछ क्यों रहे हैं, बोलिए ना। तब वह कहती है, किसी का इंतजार करने के लिए क्या सिगरेट पीना जरूरी होता है? तो वो मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, बस आदत है, अब क्या बताएं। कुछ सोच रहे थे तो अपने आप ही हाथों में न जाने कब आ गई। फिर अर्जुन कहता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद तो कोशिश करेंगे, चलिए अब चलते हैं। और दोनों ही नीचे चले आते हैं। नीचे आते ही महुआ उन लोगों को चाय बनाकर देती है और साथ में आज उसने पकौड़े भी बनाए थे। दोनों ही बैठकर चाय पकौड़े खाते हैं और नीलम महुआ से कहती है, तुम एक काम करो, अभी जल्दी जल्दी जो भी काम तुम्हें करना है कर लो
और 6 बजे तक उजाला रहते हुए तुम अपने घर चली जाओ। महुआ कहती है, और रात का खाना? तो नीलम कहती है, बाकी रोटियां अभी मत बनाना, मैं बना लूंगी रात में गरम गरम रोटी जब हम लोग खाएंगे। महुआ कहती है, ठीक है, जैसे आप कहेंगे। और वह अंदर जाकर खाने की तैयारी करने लगती है। तभी नीलम वहीं उसे आवाज़ लगाती है कि महुआ, तुम भी चाय पी लेना और बाकी सब लोगों को भी दे देना। तभी कॉन्ट्रैक्टर काम खत्म करके आता है, क्योंकि उनके जाने का समय हो गया था। तब वह कहता है, आज का काम तो खत्म हो गया, 3-4 दिन का काम बचा है, अभी कुछ सामान भी लाना होगा, तो मैं कल आते समय लेकर आऊँगा। जाने की इजाज़त मांगने लगता है। अर्जुन कहता है, चाय बनी हुई है, चाय पीकर जाइएगा। वह तीनों लोग चाय पीते हैं और फिर चले जाते हैं। और नीलम चाय खत्म करके किचन में आती है और उसके साथ लगकर तैयारी करा देती है शाम के खाने की। 2 लोगों को ही तो खाना था। आज उसने देखा कि महुआ ने कटहल की सब्जी बनाई है और सलाद काट के रखा है, और अभी खीर चढ़ाया था उसमें, तो खीर नीलम खुद ही देखने लगती है। और तब तक वह आटा गूंथ रही थी। आटा गूंथ कर रख देती है और एक सूखी सब्जी में वह सूखे आलू मटर सब्जी बना देती है। नीलम कहती है, बस बस, इतना बहुत है, 2 ही लोग तो हैं। वह कोई डब्बा है, खाने के लिए है। और उससे कहती है, क्या? तब देखती है और ड्रॉर खोलकर देखती है, उसमें कुछ प्लास्टिक के डब्बे, टिफ़िन वगैरह तो रखे हुए थे। उन्हीं में से एक निकाल कर उसमें कटहल की सब्जी भर देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बना हुआ था, पर 2 लोग इतना ज़्यादा तो खाएंगे नहीं। और एक डब्बे में थोड़ा सा खीर भी भर देती है और एक थैली में पैक कर देती है और बाहर ले जाकर टेबल पर रख देती है। अर्जुन पूछता है, ये क्या है? महुआ जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, मैंने सब करके रख दिया है, आपको बस रोटियां बनानी होंगी। नीलम कहती है, ओके, तुम फिक्र ना करो, मैं कर लूँगी, यहाँ तो कोई काम ही नहीं है, सारा दिन तक बैठी रहती हूँ। जब महुआ जाने लगती है तो वो उसे रोकती है और कहती है, सुनो, ये ले जाओ, तुम लोगों के लिए निकाल कर रखा था मैंने। तब महुआ कहती है, अरे मालकिन, ये आपने मेरे लिए बनवाया था। वो कहती है, तुम्हारा बच्चा है, उसे खिलाना और रात को सब्जी मत बनाना, जो दिया है। बस तुम भी घर जाकर रोटी बना लेना, आराम करना, ठीक है? और मुस्कुराकर उसे दे देती है। वह भी मुस्कुराते हुए लेती है और धन्यवाद बोलकर चली जाती है, क्योंकि बिलाल रात में आने वाला था। बिलाल अभी रुकने वाला था। महुआ को रास्ता और मौसम खराब होने की वजह से नीलम जल्दी भेज देती है। फिर नीलम ने कमरे में आती है और ऐसे ही बैठकर बालकनी में बाहर का नज़ारा देखती है। तब अर्जुन भी आकर वहीं बैठ जाता है और कहता है उससे, आपको ये नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं? तब नीलम कहती है, जी हाँ, मैंने तो पहली बार देखा है। बाबा को कभी फुर्सत ही नहीं मिली काम से कि वे हमें कहीं लेकर जाएं, और हम 2 बहनें ही हैं, इसलिए माँ भी हम लोगों को कहीं अकेले जाने नहीं देती थी। हाँ, सही भी है। तब अर्जुन मन ही मन कहता है, हाँ सही भी है, आप जैसी खूबसूरत लड़की को जाने भी नहीं देना चाहिए कहीं भी अकेले, क्योंकि आप बहुत मासूम हैं और जमाना बहुत खराब। तब नीलम कहती है, कुछ कहा आपने? वो कहता है, नहीं तो कुछ नहीं कहा। और दोनों देखते रहते हैं, बीच बीच में एक दूसरे को भी देखते हैं। तभी अर्जुन पूछता है, अच्छा नहीं लगा आपको मेरे साथ यहाँ आकर? नीलम कहती है, नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। तब अर्जुन फिर कहता है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि आप कभी मुझसे बात ही करना पसंद नहीं करती, हमेशा चुपचाप ही रहती हैं। तो नीलम अपनी नज़रें झुका लेती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन कहता है कि हम पति पत्नी के रिश्ते के अलावा एक अच्छे दोस्त की तरह नहीं रह सकते। तो वो मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ देखती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, क्यों नहीं रह सकते हैं, आज से हम अच्छे दोस्त हैं। और अर्जुन उसकी बड़ी हुई हथेली को थाम लेता है और अपनी उंगलियों से कस लेता है और कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रहता है। तो नीलम उसकी नज़रों के सामने हाथ हिलाती है और कहती है, ओ मिस्टर, कहाँ खो गए सर जी? तो वह चौंक कर कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। नीलम कहती है, चलिए अंदर, काफ़ी ठंडी हवा हो रही है। अंदर जाकर वह बोन फायर जलाते हैं, जिससे कमरे में थोड़ी गर्मी होती है, और दोनों बैठ जाते हैं उसके आसपास। और तब तक 8 बज गए थे। तो नीलम कहती है,
चलिए खाना लगा देती हूँ। अर्जुन ठीक है, और दोनों ही नीचे आते हैं। तब तक वो बैठा ही रहता है और नीलम किचन में जाकर रोटी बनाने का जुगाड़ करती है। तभी रैक से कुछ बर्तन गिर जाते हैं और नीलम को चक्कर आ जाता है। अर्जुन भी जोर से चीख उठता है, नीलम जल्दी बाहर आओ। वह घबरा कर वैसे ही छोड़कर बाहर आ जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि अचानक हुआ क्या, लेकिन बाहर आते आते सब कुछ हिलने लग जाता है। साथ ही अर्जुन उसका हाथ थाम लेता है और बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। बाहर निकलता है, लेकिन तब तक सब कुछ शांत हो जाता है और थोड़ी देर वो बाहर ही थे। अर्जुन अंदर आता है, नीलम का हाथ पकड़े है। तब नीलम कहती है, बताइए अर्जुन, आप इतने घबराए हुए से क्यों थे? क्या हुआ था? मुझे समझ नहीं आया। लगता है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहा था। तब अर्जुन कहता है, अरे वह चक्कर नहीं, भूकंप था। पहाड़ों पर अक्सर ऐसे ही होता है। फिर सब कुछ ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। नीलम ये सुनकर बहुत ही डर जाती है। तब अर्जुन उसके साथ ही किचन में आकर बैठता है स्लैब पर। आप रोटी बनाइए, मैं आपकी मदद करा दूं। वो सब्जी बाउल में निकालता है और टेबल पर आता है। फिर भी 2 कटोरी में खीर निकालता है और बाकी बचा हुआ फ्रिज में रख देता है और वह भी रख कर आता है। तब तक रोटियां बन गई थीं। नीलम सारा खाना लगाती है टेबल पर प्लेट में निकाल कर और तभी कहती है, मैं सलाद तो भूल गई। अर्जुन कहता है, कहाँ रखी है? फ्रिज में। वह कहती है, हाँ फ्रिज में ही रखा है शायद। अर्जुन कहता है, आप खाना लगाओ, मैं लेकर आता हूँ। और अर्जुन फ्रिज से सलाद लेकर आता है और दोनों मिलकर खाते हैं। तब नीलम कहती है, महुआ के हाथ में बहुत स्वाद है, काफ़ी अच्छी सब्जी बनाई है। और मैं देख रही थी, बहुत मेहनत से बना रही थी, इसलिए मैंने उसे दे दिया घर के लिए। ये सुनकर अर्जुन कहता है, ये आपने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल बड़ी माँ जैसी आदत है। वह भी घर के काम करने वाले मुलाजिमों को अक्सर कुछ ना कुछ देती रहती हैं। तब नीलम अपना चेहरा नीचे कर लेती है और हल्के से मुस्कुरा देती है और खाना हो जाता है। तब अर्जुन कहता है, आज आप जाइए कमरे में, मैं हम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर ले आता हूँ। नीलम कहती है, अरे वाह, आपको कॉफ़ी बनानी आती है? वो बोला, पी कर देखिए, आती है या नहीं, तब डिसाइड करिएगा। वो बोली, ठीक है, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में। चली जाती है। वो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता है। कॉफ़ी के 2 मग हाथों में लिए कमरे में आ जाता है। वो कुछ किताब पढ़ रही थी। दोनों ही कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद दोनों ही लेट जाते हैं। नीलम को सबसे ज़्यादा यही पल अखरता था जब अर्जुन उसके बिल्कुल करीब बिस्तर पर रहता था, लेकिन झिझक इतनी थी कि दोनों ही एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे थे और एक दूसरे की तरफ पीठ किए पड़े रहते थे। और आखिर नीलम को किताब पढ़ते पढ़ते ही नींद आ जाती है। अर्जुन एक बार पलटकर एक पल देखता है और मुस्कुरा देता है। फिर वह भी सो जाता है और अगले दिन सुबह 5 बजे ही उठ जाता है और नीलम को भी उठा देता है और कहता है, हम लोग को उगते हुए सूरज को देखने चलना है, वहाँ का सीन बहुत अच्छा होता है, चलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। नीलम तुरंत उठती है और कहती है, मैं जस्ट अभी आई फ्रेश होकर, आप नीचे चलिए तब तक। नीलम के लिए नीचे जाकर अर्जुन चाय बनाता है, गरम गरम। दोनों फिर चाय पीते हैं और निकल पड़ते हैं। नीलम ने इस वक्त फिरोजी रंग की साड़ी पहनी थी और एक स्वेटर डाला था और एक बड़ी माँ का शॉल लिया हुआ था और वह लोग पैदल ही निकल पड़ते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ कुछ सड़कों पर पानी जमा हुआ था। वह उसमें से हाथ पकड़कर पार होते हैं और फिर पहाड़ों की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता था उगते सूरज का। और अब तो धीरे धीरे आसमान पर हल्की लाली छाने लगी थी और वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। इस वक्त एक भी इंसान वहाँ नहीं दिखता आसपास, क्योंकि इतनी सुबह यहाँ कोई था नहीं। और ये लोग जिस जगह आए थे वहाँ सैलानियों की काफ़ी भीड़ नहीं आती थी। इक्का दुक्का लोग ही दिन चढ़े आते थे। ये जगह अर्जुन को मालूम थी, क्योंकि वह बचपन से इन सब जगह पर आता रहता था। नीलम और अर्जुन दोनों ही खड़े हुए उगते हुए सूरज का इंतजार कर रहे थे और अचानक ही फिर से नीलम को अपना शरीर हिलता हुआ और उसे चक्कर सा महसूस होता है। घबराकर अर्जुन को थाम लेती है और अर्जुन को भी महसूस होता है। अर्जुन जब तक नीलम का हाथ पकड़कर खींचकर भागने की कोशिश करता है कि जहां वह खड़े थे वह पत्थर धसक जाता है नीचे की ओर। अर्जुन चीख उठता है एकदम से, क्योंकि नीलम ही पत्थर पर खड़ी थी और उस पत्थर के हटते ही नीलम हवा में झूल रही थी। अर्जुन का हाथ पकड़े और नीचे गहरी खाई थी।
और तब तक अर्जुन कुछ समझता है, तब तक दुर्घटना घट चुकी थी, क्योंकि पहाड़ों के हिलने से वहां की मिट्टी और पत्थरों के बीच दरार आ गई थी। कल रात ही एक भूकंप का झटका आया था, और भूकंप हमेशा दोबारा भी झटका देता है। तो ये भोर में उसी का एक झटका था, और वह अनजाने में ही उस खतरे की ओर चले गए थे। और भोर का समय होने की वजह से किसी ने उन्हें उधर जाते न देखा था, न मना किया था। और अब अर्जुन और नीलम दोनों की जान खतरे में थी, और अर्जुन उसे पकड़े पकड़े ऊपर खींचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों के आसपास भी पत्थर दरकते लुढ़कते रहते हैं। नीलम रोने लगती है और रोते हुए कहती है, अर्जुन जी मुझे बचा लीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अर्जुन जी मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तब अर्जुन भी कहता है, आप घबराओ मत नीलम जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी भी आपको खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। आज अगर मरेंगे तो दोनों साथ ही मरेंगे, और जिएंगे तो दोनों साथ। तुम्हें मेरे लिए ऊपर आना है, चिल्लाकर कहता है। कोशिश करो, मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करो। दोनों हाथों से पकड़ो। और अर्जुन लेट जाता है, लेटकर खींचने की कोशिश करता है। खाई से किसी लटकते हुए इंसान को ऊपर खींचना बहुत मुश्किल काम था, पर अर्जुन हिम्मत नहीं हारता। बार बार दोनों एक दूसरे से इस अवस्था में भी अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। अर्जुन की कोहनियाँ छिल गई थीं, और अब दोनों ही हिम्मत हारते जा रहे थे। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।